जय हिंद जवानों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आ गए हैं यार अपनी एक और वीडियो के साथ। अपनी पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य बैच है यार, जिसका लक्ष्य ये है कि तुमको पॉलिटी बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक पढ़ा दे। इस बैच को कंप्लीट करने के बाद, एज आई प्रॉमिस इन दी इंट्रोडक्शन वीडियो, तुमको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी में। इसमें इतना इनफ कंटेंट है यार, इतना रिच कंटेंट है, मैं सच बताऊँ तो, कि लोगों के पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है इतना रिच कंटेंट। कुछ ही टॉपिक्स, कुछ ही सॉरी टॉपिक्स नहीं कहूँगा, पॉइंट कहूँगा बच्चे। कुछ ही पॉइंट्स। हर टॉपिक में से तुमको ऐसा हो सकता है कि एक आधा पॉइंट मैंने ना पढ़ाया हो, और मैंने वही पॉइंट नहीं पढ़ाया जो बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स जो भी तुम्हारे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, या फिर मैं सच बताऊँ तो यूपीएससी की फाउंडेशन के लिए, या स्टेट पीसीएस की फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो मैंने इसके अंदर पढ़ाए हैं। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज बच्चे जो टॉपिक है, आज का टॉपिक सही बताऊं तो वनडे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है, डायरेक्ट। आज हम पढ़ेंगे द सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सोर्सेज। बच्चे ये देखो यार, एक क्वेश्चन मैं तुमसे करता हूँ कि एक ऐसी लॉ बुक जो रूल्स मतलब एक ऐसी रूल कंटेन्स करती है, जो इतने सारे रूल्स कंटेन करती है, जिससे हमारे देश के 140 करोड़ लोग गवर्न होते हैं बच्चे, तो वो कितनी पावरफुल बुक होगी, और उसकी पावर वो कहाँ से डिराइव करती है, उसके क्या क्या बच्चे फीचर्स हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यार, पहले तो जानते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं पहले ब्लैंक, ठीक है। देखो यार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था, वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और बेटा, टोटल खर्चा कितना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? वो है 64 lakhs। इस बात को ध्यान रखना, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो तुमको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो यार, जो हमारे बी आर अम्बेडकर जीते, इन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को था वो कहा था अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट, एक पवित्र एक पवित्र दस्तावेज। और बेटे, लीगल व्यू में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स का गोल्ड कहा जाता है, वकीलों का सोना। और बच्चे, लॉर्ड विस्काउंट ने, याद रखना, लॉर्ड विस्काउंट ने इसको कहा था द बॉडी ऑफ हिंदूज। तो ये कुछ 3 स्टैटिक फैक्ट थे। और ये नीचे जो मैंने तुमको बताया कि कितना टाइम लगा था, टाइम और कितना पैसा खर्च हुआ था, ये स्टैटिक फैक्ट तुमको याद रखना है। अब देखो यार, तुमसे अगर मैं पूछूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा, तो तुम क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या फिर बच्चे बी आर अम्बेडकर साहब? देखो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने बच्चे ड्राफ्ट बनाया, उन्होंने रूल्स बनाए कि ये रूल से गवर्न होगी इंडिया। पर बच्चे, जो ओरिजिनल टेक्स्ट कैलीग्राफी थी, हस्तलिखित जिसे हम कहते हैं, वो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इंपॉर्टेंट, जिस पे स्टार लगा रहा हूं ना बच्चे, रट लेना इसको, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर तुमसे पूछ ले, इन्होंने तो इंग्लिश वर्जन में लिखा था, इंग्लिश वर्जन में। और बच्चे, हिंदी वर्जन में किसने इसको कन्वर्ट किया था, किसने ट्रांसलेट किया था? वो थे बच्चे वसंत कृष्णा वाडिया। और बेटा, जो ज्योमेट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे, ऐसे कुछ ज्योमेट्रीज बनाई गई हैं, कुछ डिज़ाइन बनाए गए हैं, जैसे बॉर्डर जैसे डेकोरेट करते हैं ना, कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो बच्चे, ज्योमेट्री और ब्यूटिफिकेशन उसका किसने किया था? राम मनोहर सिंह सिन्हा और बच्चे नंदलाला बोस ने। इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। अब देखो यार, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे लागू हुआ था,
लागू होने के टाइम पे मतलब 26 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। पर आज कितने हैं? अगर तुमसे आज कोई पूछ ले कितने हैं, तो बच्चे 470 प्लस आर्टिकल है हमारे आज। पार्ट बच्चे 22 थे और अब 25 है। शेड्यूल बच्चे 8 थे, याद रखना इसको, 8 शेड्यूल थे बच्चे, और बेटे आज 12 शेड्यूल है। तो बच्चे एक बात बताओ, ये जो 8 से 12 शेड्यूल हुए हैं, मतलब 4 हमारे शेड्यूल बढ़े हैं, तो क्या कैसे बढ़े हैं बेटे? इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया है? पता है किसी को? कुछ मेरे समझदार बच्चे होंगे जिन्हें पता है कि सर अगर 8 से 4 बढ़े हैं, मतलब 12 हुए हैं 8 से, तो सर 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया होगा बच्चे 4 बार, संविधान संशोधन हुआ होगा बच्चे 4 बार। और ये मैं पढ़ाऊंगा तुमको जब शेड्यूल पढ़ेंगे हम। अभी तो हम पहले तो आज ये पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर, कल पार्ट 1 पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बाद मैं तुमको पार्ट्स पढ़ाऊंगा। अब देखो, अब कुछ साइलेंट फीचर जानते हैं यार इसके। स्लाइड ऐड करें? स्लाइड ऐड करता हूँ। देखो यार, देखो बच्चे, पहला फीचर तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ये सबसे बड़ा रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। और बच्चे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। दूसरा बच्चे देखो यार, अब नीचे पढ़ता है, ये डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ सोवरेन कंट्री। ये बच्चे अनदर फीचर है इंडिया का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। स्टेट मतलब बच्चे कंट्री। अब बच्चे जब हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, तो बच्चे 2 टाइप की सोवरेनिटी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल और बच्चे एक इंटरनल। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का क्या मतलब बच्चे, कि इंडिया को किसी भी फॉरेन शक्ति की जरूरत नहीं है अपने एक्सटर्नल मैटर संभालने में। बच्चे कोई फॉरेन रूल नहीं है इंडिया पे। और बेटा अगर इंडिया पे किसी कंट्री ने अटैक किया तो इंडिया खुद कैपेबल है अपने डिसीजन लेने के, कि उसको रिटेलिएट करना है या होल्ड करना है या कुछ और स्ट्रेटेजी हो तो उसे फॉलो करना है या नहीं करना। तो इंडिया खुद अपने डिसीजन लेता है बेटे, व्हेन इट्स कम टू इट्स सिक्योरिटी। सेकेंड है बेटा इंटरनल सोवरेनिटी। इसका मतलब ये है बच्चे, इंटरनल डिस्प्यूट, मान लो किसी स्टेट और मतलब किसी 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो किसी और बच्चे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं है। मान लो 2 स्टेट हैं, पुणे और बच्चे एक तुम्हारा यूपी के बीच में तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फाइट। तो बच्चे ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से यूएस से आके सोल्व करा रहा है कि नहीं भाई जी ऐसा कर लो। इंडिया इतना सोवरेन है, इंटरनली इतना सोवरेन है कि बच्चे वो खुद ये डिस्प्यूट सोल्व कर सकता है। लिखा भी है बच्चे, सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया की अपनी खुद की टेरिटरी पे। इंटरनल डिस्प्यूट बच्चे बिटवीन स्टेट या कंट्री के ओन सिस्टम रिजॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यार, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये इसका 3rd फीचर है। अब डेमोक्रेसी तुम सबको बताओगे यार कि गवर्नमेंट लोग इलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ये तो पता ही होगा तुमको। और बच्चे रिपब्लिक का मतलब क्या है, कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट बच्चे इलेक्टेड है, कोई मोनार्की नहीं है। जैसे ब्रिटेन में मोनार्की है ना, हमने देखो हमारा जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है ना, क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल था हमारे ऊपर, उनका इन्फ्लुएंस था, उनके हिसाब से सिस्टम चलते थे। तो अगर हम किसी और देश की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखते, मतलब मेजॉरिटी, मान लो हम यूनिटरी गवर्नमेंट का वो फॉलो करते, वैसे हमारा फेडरल गवर्नमेंट है, अगर हम यूनिटरी फॉलो करते तो बच्चे हमें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो बच्चे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। 4th फीचर बच्चे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब मैं तुमको पार्लियामेंट ऐसे समझा दूंगा बच्चे, तुम याद रखोगे समय का। बेटे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जो कानून बनाता है बच्चे वो पार्लियामेंट बनाता है। लॉ कौन बनाता है इंडिया में?
पार्लियामेंट। अब देखो यार, सुनो, पहले तो ये देखो तुम पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया हमने। ये लिया है बच्चे हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया है बेटे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो ध्यान से देखो, एक स्लाइड ऐड करता हूँ, तुमको समझाता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कैसे करता है। देखो यार, मेरे साथ बनाएंगे, मेरे साथ बनाएंगे। मान लो ये है एक घर, एक सुंदर सा घर बनाते हैं। यार ये तो मेरी ड्राइंग गलत होगी यहाँ पे। हम्म, हाँ, अब देखो बेटा, एक घर है, मान लो ये तुम्हारा घर है, और तुम और तुम्हारा भाई, मान लो तुम हो, तुम और तुम्हारा भाई, ये चाहते हैं बेटे एक आए PS5, एक PS5 खरीदा जाए। तुमको खेलना है गेम, ठीक है, एग्जाम्पल है बच्चे। अब तुमको गेम खेलना है, तुमको चाहिए PS5। तो PS5 ऐसा तो नहीं है तुम जाके ले आओगे। तुम किसको कहोगे, तुम कहोगे मम्मी पापा को, तुम कहोगे मम्मी पापा को कि हमें PS5 दिला दो। मम्मी पापा कहते हैं नहीं। तो बच्चे, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा हैं दादी हैं, तो तुम सीधा भागोगे बच्चे दादा के पास, दादाजी, कि दादाजी प्लीज़ दिला दो, और दादाजी ने अप्रूव कर दिया। तो बच्चे क्या होगा, तो तुम्हारे घर में PS5 आ जाएगा। अब ऐसे ही कुछ इंडिया का स्ट्रक्चर काम करता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, जिसमें बच्चे दादाजी हैं जो, वो है प्रेसिडेंट, और बच्चे जो मम्मी पापा हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून बनना होगा तो बच्चे वो पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा अपनी सहमति देगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा अपनी सहमति देगा, और बच्चे लास्ट में जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए कि प्रेसिडेंट जी ये कानून है देश के लिए, प्लीज़ इसे साइन करके एक्ट बना दो। बच्चे अगर पूछे बिल को एक्ट कौन बनाता है, तो प्रेसिडेंट का साइन बनाता है बच्चे। अगर बिल को रिजेक्ट कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो कानून नहीं बनेगा वो। तो ये थी हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी कानून बनाने के लिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में सहमति चाहिएगी। बच्चे ऑर्डर चेंज हो सकता है कि पहले मम्मी के पास जाए पापा के पास जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो सेम राज्य, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ स्पेसिफिक चीज़ों में तुम पापा के पास ही जाते हो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में मम्मी के पास ही जाते हो। इसका ऑर्डर कभी कभी डिफरेंट कर सकता है, कभी कभी फिक्स स्ट्रक्चर होता है कि इस काम के लिए मम्मी के पास जाएंगे, इस काम के लिए पापा के पास जाएंगे, बट जनरली किसी के पास भी जाओ एक ही बात होती है, बट एंड में जाना दादाजी के पास ही है, मतलब जाना प्रेसिडेंट के पास ही है। ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई। तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में बच्चे, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट बच्चे, ये मिलके हमारा पार्लियामेंट बनाता है बच्चे, पार्लियामेंट। समझ में आया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ यहाँ पे बताई है मैंने, कोई भी चीज़। और बच्चे, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और इसको लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, ठीक है। और बेटे देखो सेम बात लिखी है, एनी लॉ मेड बाय द कंट्री विल बी मेड बाय पार्लियामेंट ओनली व्हेन ऑल थ्री बॉडीज, मतलब तीनों बॉडी, जब ये लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट एग्री करेंगे, तभी जाके वो लॉ बच्चे पास होगा, और वो लॉ जाके, मतलब जो बिल होगा वो पास होगा, और जब भी जाके वो लॉ बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बच्चे, पहले तो ये बताओ किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। याद करो, पढ़ाया था तुम्हें, सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट से बना था बच्चे, ठीक है। सेम बात लिखिए। और बच्चे कहाँ बना था, कोलकाता में। बाद में कहाँ आ गया बच्चे, दिल्ली। समझ में आया? कहाँ से लिया बच्चे इसको, सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से लिया, यूएसए से, यूएसए से लिया है बच्चे।
जब बच्चे, वैसे स्टार्टिंग में तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया था, पर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो दोबारा इस्टेब्लिश किया गया था उसको दिल्ली के अंदर ही। तो उस टाइम में बच्चे कितने कितने जज थे इसके अंदर, देखो 1950 में कितने जज थे, 8 जज थे। और बच्चे इन 8 जज में से एक थे हमारे सीजेआई, और बच्चे 7 थे अदर जजेस। पर बच्चे प्रेजेंट टाइम में 14 जज हैं, जिसमें से एक है बच्चे सीजेआई और 13 से बच्चे अदर जजेस। और बच्चे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है बच्चे, ये एक फीचर है हमारी जुडिशरी का कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। 3 बॉडीज पढ़ते हैं ना, जब भी हम गवर्नमेंट को पढ़ते हैं तो उसकी 3 वो होती हैं बॉडीज, एक तो बच्चे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और बच्चे एक जुडिशरी। तो ये सारी बच्चे, जैसे जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, याद रखना इसको, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर किसी और का। समझ में आ गया होगा यार, आई होप। नहीं आएगा तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं तुम्हारा डाउट किसी भी जूम मीटिंग में, मतलब एक जूम मीटिंग रख लेंगे उसके अंदर तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब आ जाओ बच्चे सिटीजनशिप मॉडल पे। देखो सिटीजनशिप 2 टाइप की होती है, एक बच्चे ड्यूअल सिटीजनशिप और एक बच्चे सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर कैसी है, इंडिया के अंदर कैसी है, तो बच्चे आप कहोगे सिंगल सिटीजनशिप। देखो यार, तुम कभी ऐसे कहते हो कि मैं, जैसे मैंने मान लो मैं यूपी से हूँ, तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैं इंडिया का भी सिटीजन हूँ और मैं यूपी का भी सिटीजन हूँ। बट मैं रहता तो हूँ यूपी में, पर यूपी कहाँ था, इंडिया में। तो सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है इंडिया के अंदर, समझे। मतलब खाली यूनियन की सिटीजनशिप मिलती है किसी भी इंसान को। और कहाँ से लिया बच्चे, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली थी बच्चे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहीं पे यूएसए के अंदर है डुअल सिटीजनशिप, मतलब वहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप अलग और यूनियन की सिटीजनशिप अलग। इससे बच्चे फायदा क्या है, सिंगल सिटीजनशिप में बच्चे नेशनल यूनिटी बनी रहती है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड बना रहता है अक्रॉस स्टेट्स, कि हम भले ही किसी भी स्टेट से हों पर हम हैं इंडियंस एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है। हाँ हाँ, सबसे बेस्ट टॉपिक भाई, ये जब हम पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट, भाई तुमको मौज आ जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। फंडामेंटल राइट को लिया था बच्चे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिल ऑफ राइट। तो टेकन फ्रॉम यूएसए, एंड यूएसए में इनको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट। याद रखेंगे। अब देखो, जनवरी 26 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। फिर बच्चे आज प्रेजेंट डेट में 6 फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया। तो अब ये बताओ, एक फंडामेंटल राइट जो कम हुआ उसके लिए क्या हुआ होगा, तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया होगा ना। तो बच्चे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को देखो, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया। और बच्चे ये बताओ मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर ये जो फंडामेंटल राइट को अबोलिश करते हैं, मतलब सस्पेंड फंडामेंटल राइट को कौन करता है बच्चे। देखो, जब बात आए बच्चे फंडामेंटल राइट को टर्मिनेट करने की, खत्म करने की, तो करेगी बच्चे पार्लियामेंट। और बच्चे अगर सस्पेंड करना हो फॉर सम टाइम, जैसे इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी वैसे हम पढ़ेंगे आगे, बट जैसे इमरजेंसी लगती है तो सस्पेंड होता है, वो कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। देखो लिखा हुआ है नोट में छोटा सा, खाली प्रेसिडेंट के पास होता है राइट फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का, और वो भी ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब भाई तगड़ी तगड़ी चीजें आने वाली हैं आगे, देखना भी। ये तो मतलब छोटा सा ट्रेलर है, तुम देख लो यार, इतना डीप तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कौन से बैच में तुमको उतना डीप देखने के लिए मिल रहा है। कुछ अच्छे, देखो मैं एज अ टीचर, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता, बट जो बच्चे तारीफ के लायक टीचर होते हैं ना, कुछ टीचर फ्री में, सही बताऊँ, सेवा कर रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं, मैं तो छोड़ दो, मेरे अलावा भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पे, भाई सही में उनका कंटेंट देखोगे ना। अब हर टीचर को अपना घर तो चलानी है बच्चे,
पर उसके अलावा भी अगर तुम उनका कंटेंट देखोगे ना, बहुत रिच कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे फ्री में। कोई पढ़ने वाला बच्चा हुआ ना, उनसे बढ़िया तरह कर लेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई पेड बैच खरीदने की, पर करने वाला बच्चा। अब देखो नेक्स्ट फीचर, एक तो डीपीएसपी। बेटे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो यार ये क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं बच्चे कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो लॉ बनाते हुए ध्यान में रखने चाहिए गवर्नमेंट को। अब देखो गवर्नमेंट को ध्यान में रखने चाहिए, मतलब ये राम राज्य की बात करता है डीपीएससी। और डीपीएसपी फॉलो करके बच्चे कानून बनाया जाए तो राम राज्य आ जाएगा देश में। तो बच्चे डीपीएसपी ऐसे रूल्स हैं जिन्हें अगर फॉलो करके कानून बनाया जाए तो देश में राम राज्य आ जाएगा। और डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, पार्ट्स पढ़ेंगे आगे, पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से 51 इसके बीच में आता है। इनको कहां से लिया गया था? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। और बच्चे ये डीपीएसपी स्टेट कंट्रोल गाइडलाइंस होती है गवर्नेंस की, मतलब इनको ध्यान में रख के लॉ बनाओ, यही कहते हैं कि हमको ध्यान में रख के लॉ बनाओ तो सब लॉ बढ़िया होगा और सब देश के जो भी स्टेट के, जो भी हमारे देश के लोग होंगे उनका भला होगा। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बच्चे मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटीज़, ये कहाँ से ली गई? यूएसएसआर से, रशिया से। और बेटे इनको किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था? तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी की। और इन्होंने तो बच्चों ये तक कह दिया था कि इनको एनफोर्सेबल रखो, बट आज ये एनफोर्सेबल नहीं है, याद रखना एनफोर्सेबल नहीं है। बट हाँ कुछ कानून बना के तुमको फॉलो कराई जा सकती है। कभी डीप पे बात करेंगे इसमें, जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे ना उसमें बात करेंगे। आ जाओ। अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताता, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब डिवीजन ऑफ पावर होता है। देखो पहले तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, फिर लोकल गवर्नमेंट होगी, बट तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटी गवर्नमेंट में बच्चे कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, इंडिया में जो फेडरल स्कीम है इसके ऊपर कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुए हैं। मतलब देखो यार, इमरजेंसी के टाइम में तुम्हारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है, यूनिटरी हो जाती है गवर्नमेंट की, स्टेट की पावर खत्म हो जाती है और सारी सेंटर में आ जाती है। तो इसी की वजह से कुछ ऐसे फीचर हैं जो इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए बच्चे कुछ क्रिटिसिज्म मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे कि केसी वियर्ड ने इसको कहा था क्वासी फेडरल, मतलब आदि फेडरल, ठीक है। और गेनविन ऑस्टिन ने बच्चे इसको कहा था कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। बच्चे मॉरिस जोन्स ने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और बच्चे इवियर जेनकिंस ने कहा था इनको फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। याद रखना। अब देखो फेडरल स्कीम बच्चे इजी टू अमेंड होती है और जो तुम्हारी यूनिटरी होती है बच्चे डिफिकल्ट टू अमेंड होती है। इंडिया की कहीं ना कहीं बीच में लाई करती है, तो इसलिए बच्चों से क्वासी फेडरल बोलता है। ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स थे जिनको याद रखेंगे किसने क्या बोला, ठीक है। देखो यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम आई, जुडिशरी का फ्रेमवर्क आया, ऑफिसर ऑफ गवर्नर आया बच्चे, और पब्लिक सर्विस कमीशन आई, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आई। रूल ऑफ लॉ किससे आया बच्चे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप यहीं से ली, रिट्स यहीं से आई, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कि कैसे कानून बनेंगे वो भी यहीं से आया। ऊपर बताया था ना कि कैसे कानून बनता है पार्लियामेंट में, है ना। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन था इंडिया, अब उसकी एक जो टेंडेंसी है कि वो सेंट्रल लीनिंग है थोड़ी सी, वो कहाँ से? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय सेंटर, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो याद रखना, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट करते हैं सेंटर, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं ना गवर्नर को, तो वो कहाँ से आया? वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 बच्चे, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो बाद में उनके ऊपर है कि वो माने ना माने, कोई बाइंडिंग नहीं होती एडवाइस, बट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आया बच्चे? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चे क्या आया? फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल रिव्यू आया। याद रखना इनको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये तुमको लग रहा है कि मैं ऐसे कोई छोटी चीज़ बता रहा हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इन दो स्लाइड से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। और ना मिला ना भाई, नाम बदल दूंगा अपना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बच्चे कहाँ से लिया हमने? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। कोई पूछे कि प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका कहाँ से लिया हमने? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और बच्चे रिमूवल ऑफ
सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस ये भी हमने वहीं से लिया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बच्चे कहाँ से आई? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। और बच्चे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया? रिपब्लिक लिया। रिपब्लिक की हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। और बच्चे आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी प्रीएम्बल में जो हमारे है वो भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। याद रखना इस चीज़ को। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से और आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ये भी हमने यहीं से लिया है। ये भी हमने यहीं से लिया है। अब देखो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, आयरलैंड से हमने क्या लिया बच्चे? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा और मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो सिंगल ट्रांसफरल वोट सिस्टम से होता है ना बच्चे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे बहुत डीप में इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये हमने लिया है बच्चे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। और बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो 8 शेड्यूल थे वो 4 बार अमेंड हो गए, 4 बार अमेंड हुए, 4 शेड्यूल जुड़े, तो 12 शेड्यूल हो गया आज प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये कहाँ से लिया बच्चे? ये लिया साउथ अफ्रीका से। और बच्चे इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ये भी यहीं से लिया हमने। याद रखना इसको। अब देखो बच्चे इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिए बच्चे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। और बच्चे ये देख लो फीचर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कि बच्चे स्टेट सर्वाइवल मैकेनिज्म है, मतलब कि इंडिया को बचाने का मैकेनिज्म है कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट उन्होंने हटा दिए जिससे लोग प्रोटेस्ट ना कर पाएँ कुछ, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा सिचुएशन वर्सन ना हो। ठीक है। अब देखो बच्चे नेक्स्ट फेडरल कॉर्पोरेशन जॉइंट सीटिंग जो पार्लियामेंट के टाइम में देखो, अब मान लो लोकसभा ने कानून पास नहीं किया और क्या कहते हैं राज्यसभा ने कर दिया, या रोज राज्यसभा ने नहीं किया और लोकसभा ने कर दिया, तो बच्चे इनके बीच के डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए जॉइंट सीटिंग का प्रावधान होता है बच्चे। आर्टिकल 108 इसमें आता है। तो बच्चे इसमें आपस में मिलते हैं दोनों हाउसेस और उसको प्रिसाइड करते हैं हमारे लोकसभा स्पीकर। इस समय हम अच्छे से पढ़ेंगे आज जब पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें हम लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चे कहाँ से लिया है ध्यान रखना, बस ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये तो वैसे आज की वीडियो हमारी यहाँ तक खत्म हो गई है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है। ये जो मैंने तुमको 3-4 स्लाइड बताई ना लास्ट की, एक ये वाली, एक ये और एक ये, इनको ध्यान से रट लेना भाई। रटना नहीं कहूँगा मैं, ये तो तुमने समझ लिया होगा, वरना इसको रट लेना, बहुत हेल्पफुल रहने वाले तुम्हारे लिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुमको कंटेंट पसंद आ रहा है ना। देखो इस लेवल का कंटेंट मेरे को तो नहीं लगता कोई फ्री कोर्स में तुमको देगा, मैं सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल निचोड़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।